Hello everyone, my name is Ankit Pratap. I am working as a assistant professor in SRMT लखनऊ। लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन टॉपिक से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। आज जो हम लोग बात करेंगे आज भी न्यूमेरिकल ही करना है क्योंकि फ्रिक्शन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं और उसके 3 टॉपिक मैंने बताया थे फ्रिक्शन के, ब्लॉक बेस्ड न्यूमेरिकल इन फ्रिक्शन टॉपिक एंड वेजेस एंड लैडर। तो जो आज हम न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग करेंगे लैडर पर, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है लैडर फ्रिक्शन, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन टॉपिक से लैडर पर। तो कुछ कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं पहले, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा एंड देन कैसे कहते हैं हम समझेंगे कि लैडर के बारे में कैसे कैसे चीज़ों को लेना है। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं ये एक वॉल है और यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक, ये हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि लैडर के न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट है वो याद रखना होगा। एंड देन एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर एक लैडर रखा हुआ है। लैडर मीन्स सीढ़ी, समझ लीजिए कैसे सीढ़ी, लैडर मतलब क्या हो जाएगा, सीढ़ी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सीढ़ी अगर ऐसे रखी जाती है, ठीक है, तो अब अगर ये सीढ़ी मूव नहीं कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर भी फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, इस पॉइंट पर भी, और इस पॉइंट पर भी फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ ए पॉइंट, बोल दे रहा हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल दे रहा हूँ। तो कुछ चीज़ समझने लायक है, जैसे लैडर है तो लैडर क्या होगा, वेट होगा। तो हमने ये मान लिया है कि इसका वेट जो है वो कैपिटल डब्ल्यू है, इसका वेट क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। और हमने ये मान लिया है कि जो लैडर का लेंथ है, यानी कि लैडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो यूनिफॉर्म है, तभी हम ये बात कह पाएंगे कि जो इसका वेट है वो मिड पॉइंट पे काम कर रहा होगा। तो मिड पॉइंट पे काम कर रहा होगा तो आपको एक बात पता है बहुत अच्छे से कि वेट कहाँ काम करता है, डाउनवर्ड। तो वेट क्या हो जाएगा इसका, डाउनवर्ड। एंड देन अब ये लैडर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मूव तो नहीं कर रहा है, रेस्ट में है ना, सरफेस पर और वॉल पर। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 पॉइंट पर कांटेक्ट में है, एक सरफेस पर एक वॉल पर। तो पहले हम सरफेस को देख लेते हैं, जहाँ मैं ए पॉइंट बोल रहा हूँ। तो अगर ये लैडर मूव करता तो मूव किधर करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता। अगर इस डायरेक्शन में मूव करता तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती, फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइटवर्ड होती, मतलब कि इस पॉइंट से राइटवर्ड मूव करता है। मतलब कि लैडर इधर मूव करता, अगर लैडर मूव करेगा, मतलब मेरे कहने का ये है, अगर ये चीज़ ऐसे रखी हुई है लैडर मान लिया, तो इधर मूव करेगा, ये ए से मूव करेगा यूँ, तो इधर मूव करेगा, तो डैट मीन्स ये इधर जाएगा लैडर। तो फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो भी इसका रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। तो मैं फ्रिक्शन डायरेक्शन किधर हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी बॉडी जिस सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा वहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आता है उसके वेट के कारण। तो जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूँगा तो वो कैसा होगा, मैंने क्या बताया था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज जो भी सरफेस में कांटेक्ट उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, आर ए, क्लियर। इस फ्रिक्शन को मैं बोल दे रहा हूँ एफ ए। अब यहाँ पर ये जो वॉल के कांटेक्ट में है आपका लैडर, तो वॉल के कांटेक्ट में है, तो अगर ये मूव करता तो किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा ना, सेल्फ वेट के कारण डाउनवर्ड मूव करेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अपवर्ड होगी, एफ बी बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स काम कर रहा होगा मैं क्या, सरफेस कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर, तो सरफेस कॉन्टेक्ट के ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ आर बी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब कहने का कभी भी लैडर का जब केस लेना होगा तो इस तरीके से हमें रिएक्शन फोर्सेस लेने होंगे, इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लेना पड़ेगा, और जो भी उसका वेट दिया होगा मैं ये एज्यूम कर लिया है कि जो लैडर का लेंथ है या फिर जो लैडर का एरिया है, क्रॉसिंग एरिया, वो यूनिफॉर्म है। क्रॉसिंग एरिया मतलब ये जैसे मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर का ये जो क्रॉसिंग एरिया क्या यूनिफॉर्म होगा, तभी तो इसका वेट कहाँ होगा, सेंटर में होगा। अगर इस साइड ज़्यादा वेट हो जाता तो फिर इसका जो वेट होता है वो सेंटर में काम नहीं कर रहा होता, वो थोड़ा सा इधर उधर मूव कर जाता। अब ये जो कंसेप्ट है ये है एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का या सेंटर ऑफ मास का, सेंट्रॉइड का, वहाँ थोड़ा समझ में आएगा। उस टॉपिक को भी हम जल्दी क्लियर लगाते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे, देन वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो अभी इतना समझना है कि इस लैडर के केस में हमने ये जूम किया हुआ कि जो लैडर है उसका जो टोटल वेट है वो मिड पॉइंट पर काम कर रहा है, ओके। जब भी कभी हम लैडर के केस सॉल्व कर रहा हूँ तब।
अब यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि लैडर किधर मूव कर सकता है। ये लैडर अगर ऐसे रखा हुआ है तो इधर ही मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा, राइटवर्ड काम करेगा। यहाँ पर अगर लैडर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, तो जब लैडर आपका डाउनवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा, अपवर्ड काम करेगा। नॉर्मल एक्शन फोर्स की बात करेंगे, जहाँ पर ये बॉडी कांटेक्ट में होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा नॉर्मल फोर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो इस तरीके से ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी आपका नॉर्मल एक्शन फोर्स। चलिए अब इसके आगे हम क्या करना है। अब अगर मान लीजिए हमको लैडर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, जैसे जो पहला मैंने केस लिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ थीटा एट विच यूनिफॉर्म लैडर कैन बी प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विदाउट स्लिपिंग अंडर इट्स ओन वेट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल सरफेस इज इक्वल टू 0.2। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लैडर है जो कि प्लेस किया गया है वॉल पर, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग कंडीशन है, वॉल पर प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया है और स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये स्टेबल होगा। स्टेबल होगा यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उनका समेशन क्या होगा, 0 होगा, तभी तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हम एक काम कर लेते हैं कि जितने भी इसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं उनको मैं नोट कर लेता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका अगर एफबीडी ड्रॉ करना भी है तो आप ये देखिए लैडर, और लैडर पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, लैडर पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सारे लेने। अब जैसे डाउनवर्ड फोर्स कितना था, कैपिटल W, ओके। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपवर्ड फोर्स यानी वर्टिकल फोर्स कितने काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो केवल FB काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर FA क्या है, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो राइटवर्ड काम कर रहा था, और RA भी आपका क्या कर रहा है यहाँ पर, अपवर्ड काम कर रहा है। साथ में जो RB है वो आपका लेफ्टवर्ड काम कर रहा है। ये हो गया, ठीक। इसका मैं ड्रॉ कर लिया है, एक एक्सिस में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो FBD मतलब कि जो भी लैडर पर था जितनी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका मैंने FBD ड्रॉ कर लिया है। तो FBD में डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकल फोर्स, मतलब ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब कोई फोर्स रह तो नहीं गया है, आई थिंक नहीं रह गया होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, हाँ ठीक हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि लैडर आपका फ्रिक्शन की वजह से स्लिप नहीं कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो यानी कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ सिग्मा FX इट इज इक्वल टू, ये कंडीशन में अब यूज़ करूँ तो हम ये बोल पाएंगे कि -RB प्लस FA इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम ये बात कह पाएंगे कि RB जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका FA के बराबर। अब देखिए FA क्या है, FA आपका फ्रिक्शन फोर्स है किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, यानी कि सरफेस कांटेक्ट कहाँ पर, जो आपका नीचे वाला है, यहाँ पर जो सरफेस कांटेक्ट है लैडर का, वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है वो FA। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लेंगे कौन सा लेंगे, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पर आकर कर रहा होगा, तो यहाँ पर स्टेबल हुआ है, रुका हुआ है। तो यहाँ पर जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे होंगे, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर यहीं पर लिखा लेता हूँ कि अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँ तो FA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ/r, ओके। और यहाँ पर जो FB यानी FB जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है μ/RB। अब देखिए यहाँ पर तो ये फॉर्मूले को मैंने यूज़ कर लिया है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सा लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की वो मैक्सिमम ही लेंगे, लिमिटिंग ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए यानी कि RB की वैल्यू कितनी यहाँ से निकल कर आएगी, FA की वैल्यू वहाँ से मैं निकाल के यहाँ पुट कर दे रहा हूँ μ/RA। अब यहाँ पर हमने RB इक्वल टू μ/RA इक्वल फाइंड आउट कर लिया है, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहा हूँ। सिमिलर अगर मैं वर्टिकल फोर्स की मैं बात करूँ, अगर ये आपका लैडर या सीढ़ी जो आपका स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल फोर्स भी इस पर लोग रहेंगे, वो भी क्या होगा, उनका समेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं वर्टिकल फोर्स की बात करूँ तो FB क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो गया, RA क्या है, अपवर्ड पोर्शन में लग रहा है डायरेक्शन तो उसका पॉजिटिव हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल W इक्वल टू 0, यही तो होगा। अगर मैं FB की वैल्यू जो कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो μ/RB होता है, तो यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन फोर्स RB है तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे हम FB की तो क्या हो जाएगी, μ/RB प्लस RA
इक्वल डब्ल्यू, यानी कि मैंने डब्ल्यू को साइड लेके किया हूँ, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो एफ बी की जो वैल्यू थी वो थी म्यू इंटू आर बी। अब इसके बाद देखिए आर बी की म्यू इंटू आर बी प्लस आर ए इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू हो गया है। तो यहाँ से अगर मैं अब आर बी की वैल्यू इस इक्वेशन में आप चाहो तो पुट कर सकते हो। तो जब आर बी की वैल्यू, यानी कि मैं इस इक्वेशन को सेकंड बोल दे रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि द वैल्यू ऑफ आर बी पुट इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि जो मैं आर बी की वैल्यू है मैं पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड में। तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर ए हो जाएगा और प्लस आर ए तो चल ही रहा था, इट इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, म्यू स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आर ए प्लस आर ए, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। अगर मैं यहाँ से आर ए रिएक्शन फोर्स जो है वो कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, इट इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। और अगर मैं यहाँ से आर ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ तो कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई इसको ले सकता हूँ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो काम कर लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन से काम इंपॉर्टेंट कर लिए, यहाँ पर हमने जो पहले इसका एफ बी ड्रॉ कर लिया। एफ बी ड्रॉ करने के बाद हमने जो हमारे पास कंडीशन थी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो, और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू, इन दोनों कंसेप्ट का मैंने यूज़ कर लिया। तो सिमिलरली लेकिन यहाँ से हमें थीटा फाइंड आउट करना था। उसने बोला था डिटरमाइन द एंगल ऑफ थीटा, तो एंगल तो निकला नहीं हमारा। तो एक काम करते, एक बात ध्यान रखिएगा, बॉडी में जब कभी इक्विलिब्रियम में है और अगर ये दो कंसेप्ट का यूज़ करने के बाद ही वो वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कंसेप्ट और यूज़ करेंगे जो मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था। मोमेंट ऑफ फोर्स जो मैंने पढ़ाया था तो उसको ध्यान रखिएगा, उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है मोमेंट ऑफ फोर्स वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ से। ठीक है, अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो समेशन होगा, यानी किसी पॉइंट के अबाउट आप जब सारे फोर्सेस का मूवमेंट फाइंड आउट करोगे, उनका समेशन करोगे, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, इट इज इक्वल टू 0। यानी कि जब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट आप फोर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स कहते हैं मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो सारे फोर्सेस का जो समेशन आएगा उनका समेशन क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप जब सारे फोर्सेस का मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका समेशन क्या आएगा, 0 आएगा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में। बॉडी इक्विलिब्रियम में तो मैं काम कर लेता हूँ कि मैं मूवमेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मूवमेंट किसके अबाउट फाइंड आउट करता हूँ, आपके पास ए पॉइंट है और एक आपके पास बी पॉइंट है। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर मोमेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ ए पॉइंट के अबाउट। इससे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स की मैंने बताया था, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हो तो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसको मैं ओ बोल दे रहा हूँ और ये मान लो एफ लग रहा है। तो मुझे वो जो मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो फाइंड करना है वो पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये मैं पी बोल दे रहा हूँ, तो एक एफ फोर्स लग रहा है, एक पी फोर्स लग रहा है। मुझे ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो मूवमेंट ऑफ जब फोर्स के अबाउट फाइंड आउट करोगे ए पॉइंट के अबाउट, तो इनका समेशन क्या होगा, 0 होगा। तो R1 मान ले रहा हूँ यहाँ तक की डिस्टेंस और R2 मान ले रहा हूँ यहाँ तक की डिस्टेंस। तो देखिए F मल्टीप्लाई बाई R1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। फिर P मल्टीप्लाई बाई R2, P मल्टीप्लाई बाई R2, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स निकल के आ गया है ओ पॉइंट के अबाउट दोनों फोर्सेस का। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इनका समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये एमओ किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका F इंटू R1 है माइनस का P इंटू जो R2 है वो बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, ये भी तुमको मैंने एग्जाम्पल बताया है कि कैसे हमने निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, हम उसको निकालेंगे बी पॉइंट के अबाउट। किस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। अब समझिएगा बात को, जब मोमेंट ऑफ फोर्स की बात हो रही है तो बहुत ही आराम से सॉल्व करना है इसको। मोमेंट ऑफ फोर्स टेक के अबाउट पॉइंट बी, मोमेंट
ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स टेक ए अबाउट पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, टेक ए अबाउट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट बी। अब इक्विलिब्रियम में तो इनका समेशन क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ सिग्मा एम बी के अबाउट निकालेंगे, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है बी पॉइंट के अबाउट, उनका जो समेशन होगा, समेशन का मतलब ये सिग्मा साइन जो है समेशन का साइन है, सिग्मा जो साइन हो किसका है, समेशन का, इट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए बी पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो एक काम करते हैं कि बी पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए ये एफ ए फोर्स लग रहा है, एफ ए फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, राइट लग रहा है, ठीक, यानी कि इस पॉइंट बी के अबाउट, हाँ एक बात मैं भूल ही गया, इसकी जो लेंथ थी इसकी लैडर की वो कितनी थी, एल थी, इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, एल थी, और ये जो आपका एंगल था वो थीटा था, ये तो एंगल फाइंड आउट करना था हमको, हमने एंगल के बारे में बताया ही नहीं पहले ही, सॉरी गलती हो गई कि मैंने यहाँ पर एंगल आपको दिखाया नहीं कि एंगल कौन सा फाइंड आउट करना था। डिटरमाइन द एंगल ऑफ थीटा विच लैडर कैन बी प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विदाउट स्लिपिंग अंडर इट्स ओन वेट, सॉरी लगा मैं एंगल नहीं ड्रॉ नहीं किया था यहाँ पर। तो अब देखिए थीटा यहाँ पर आपको गिवन है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो थीटा ही फाइंड आउट करना है। एंगल आपको जो लैडर का लेंथ दिया हुआ एल दिया हुआ है, तो अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, अगर मैं यहाँ तक का लेंथ फाइंड आउट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। और ये अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूँ तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। आई थिंक राइट, आई एम राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मतलब एक काम कर लेते हैं, ए बी इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। देखिए ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी क्या है, 90 डिग्री। तो एक काम कर लेते हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है, हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। बी सी हमको निकालना है, बी सी हमको निकालना है, बी सी हमको निकालना है। ए बी की लेंथ हमको दे रखी है एल, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बी सी निकाला था, ए बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी की वैल्यू कितनी थी एल। ओके, सिमिलर ऐसे ही कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, सिमिलर ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई ए बी। ए सी फाइंड करना है यानी बेस निकालना है, ए सी क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू हो जाएगी एल कॉस थीटा, आ गया। तो वही कंसेप्ट को यूज़ किया हमने, फाइंड आउट कर लिया है बेस की लेंथ कितनी होगी और यहाँ पर कहते हैं परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी। ये बताने का तरीका था कि समझाना था यहाँ पर कि कैसे निकाला गया लेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पहले भी निकालते हैं। अब देखिए इस बी पॉइंट का मूवमेंट निकाल रहे हो, इस बी पॉइंट का मूवमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस फोर्स को लोगे एफ ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। देखिए ये एफ यहाँ तक आएगा, इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से लेकर इस बी पॉइंट के बीच ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर एल साइन थीटा। डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर एल साइन थीटा। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन देखिए इस ये जो आपका एफ ए है, ये एफ ए कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं आर ए रिएक्शन फोर्स की। ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये आपका आर ए ऐसे जा रहा है, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा होगा। तो आर ए मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या, नेगेटिव। तो आर ए मल्टीप्लाई बाई एल कॉस थीटा। बहुत ध्यान से करना है, ना समझ में आए इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। जितने भी फोर्सेस हैं सबका निकालना है हमको मोमेंट ऑफ फोर्स, किस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट। चलिए दो फोर्स यहाँ पर थे, हो गया इनका, ठीक है। दो फोर्स थे उनका तो निकाल लिया हमने मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है कि ये आपका ये वाला फोर्स बचा हुआ है, ये वाला फोर्स भी बचा हुआ है, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि देखिए आपने क्या किया, नहीं फ्रिक्शन फोर्स तो ले लिया है, एफ ले लिया है, रिएक्शन ले लिया, ठीक है ले लिया। अब देखिए
ये डब्लू, डब्लू कहाँ काम कर रहा है, मिड पॉइंट पे काम कर रहा है, तो मिड पॉइंट पे काम कर रहा होगा, मिड पॉइंट पे ही काम करेगा। मिड पॉइंट पे क्यों काम करेगा, क्योंकि इसका जो वेट जो इसका लेंथ है वो यूनिफॉर्म है, लेंथ इन द सेंस एरिया जो है आपका यूनिफॉर्म है, लेंथ कांस्टेंट है। तो एल के पर्टिकुलर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर सेम है, जैसे मार्कर है, मार्कर का यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या होगा, लेंथ से लेंथ जो भी है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो वेट हो कहाँ काम कर रहा होगा, मिड पॉइंट पे काम कर रहा होगा, तो मिड पॉइंट पे वेट काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए इस वेट के लिए अगर ये मैंने मान लिया कि ये जो आपका डब्लू है ये आपका पॉइंट मिड पॉइंट पे काम कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ तक कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ तक कितनी लेनी होगी भाई, एल कॉस थीटा टोटल डिस्टेंस है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ये तो होगा। तो देखिए इस वेट का जब निकालोगे मोमेंट ऑफ फोर्स बी पॉइंट के अबाउट, तो देखिए डायरेक्शन कैसी है, ये इसको ये बी पॉइंट कैसे घुमाएगा, इधर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा ना, यानी ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एल कॉस थीटा डिस्टेंस है डिवाइड बाई 2। अब देखिए और कोई फोर्स नहीं है, अब फोर्स तुम कहोगे है कैसे नहीं, आपको दिख रहा होगा ये तो आर बी भी है और एफ बी भी है, लेकिन बी पॉइंट पर देखिए कि आर बी के लिए कोई डिस्टेंस मिलेगा परपेंडिकुलर, नहीं मिलेगा। ये जो आपका एफ बी काम कर रहा है बी पॉइंट पर, यहाँ पर इसके लिए कोई डिस्टेंस मिलेगा परपेंडिकुलर, नहीं मिलेगा, तो ये दोनों फोर्सेस नहीं लेने हैं। तो समझ में आ गई बात, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार देखिएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो चीज़ समझना है मैं उसको दोबारा आकर इंप्रूव कर लूँगा, ठीक है, या मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एल कॉस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, समेशन 0 क्यों, क्योंकि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम, जो आपका लैडर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, इसीलिए मैंने क्या कर लिया उसको 0 कर दिया समेशन। अब देखिए यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं एफ ए की वैल्यू कितनी होती है, एफ ए की वैल्यू क्या, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू आर ए हो जाएगा, म्यू इंटू आर ए हो गया, म्यू इंटू आर ए मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस आर ए एल कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल माइनस का डब्ल्यू एल कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद क्या करना है, अब सॉल्व भी करना है, सिंपल से एक कंसेप्ट का यूज़ करके एक काम कर लेते हैं हम लोग कि इस एल कॉस थीटा को उधर लेकर जाऊँ अगर मैं, तो एल कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और एल कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो कॉस मेनली कॉमन हो जाएगा इसमें, और बाकी आर ए की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर लूँगा। चलो देखते हैं, इसी क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ 3rd, ठीक है, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा तो क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। चलिए इसको मैं एक बार इसको मैं आगे और सॉल्व कर लेता हूँ, मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि म्यू की वैल्यू गिवन थी, म्यू गिवन था ना, म्यू कितना गिवन था, 0.2 गिवन था, तो म्यू अगर 0.2 गिवन था तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर ले रहा हूँ। रिएक्शन फोर्स आर ए इट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कर दो 1, तो कितना आएगा 1.04, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 3rd इक्वेशन। सिमिलर मैं यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ जो भी है, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 आर ए की वैल्यू रखी है क्या, आर ए नहीं दिया होगा, तो आर ए की वैल्यू यही तो है, ऑब्वियस सी बात यही, चलो ठीक है सही है, और साइन थीटा इसको लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा आर ए एल कॉस थीटा माइनस का डब्ल्यू एल कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। कुछ ठीक है, हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है ना, एफ ए मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा लिखा हुआ, एल नहीं लिखा हुआ मैंने, एल होना चाहिए था जबकि, हाँ यहाँ पर एल लिखना भूल गया हूँ, सॉरी एल लिखना भूल गया हूँ मैं, क्योंकि एल साइन थीटा होगा ना, एफ ए हाँ एल साइन थीटा होगा, सॉरी यहाँ पर एल साइन थीटा डिस्टेंस ना बी सी वो लिख गई थी, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एल को क्या करना होगा, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं, एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कॉमन है, यहाँ से एल कॉमन ले लेंगे। अब देखिए आर ए की जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 0.2 आर ए साइन थीटा इट इज इक्वल टू आर ए कॉस थीटा माइनस का डब्ल्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। ये हमको एक क्वेश्चन मिला, इसी क्वेश्चन को मैं बोल दे रहा हूँ 4th। अब कुछ नहीं करना है, देखिए इक्वेशन 3rd एंड 4th को सॉल्व करना है, इक्वेशन 3rd एंड 4th को सॉल्व करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वैल्यू है आर ए की वो यहाँ पर हम पुट कर दें, तो सब एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आराम से हम लोग उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो हम ये काम कर लेते हैं फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, थर्ड की इक्वेशन जो आ रही की वैल्यू वो यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई आर ए कितना दिया हुआ है W/1.04 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, इट इज़ इक्वल टू W डिवाइड बाई 1.04 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा माइनस W/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। आई थिंक यही है ना। आ रही क्यों लगी, ठीक है सही है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 0.2 डिवाइड करेंगे 1.04 से, तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व कर लिया तो आएगा 0.1923। अब एक काम करो, W यहाँ पर भी W भी कैंसिल कर दो ना, यहाँ W का कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1.04 तो कितना आ जाएगा 0.96153 माइनस ये कितना आएगा 0.5 कॉस थीटा, सॉरी यहाँ छूट गया कॉस थीटा, यार मिस्टेक बहुत हो रही है आज, क्या बात है, कोई बात नहीं। अब देखिए हमें तो एंगल फाइंड आउट करना था ना, तो एक काम कर लेते 0.9 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 0.46153, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया 0.1923 साइन थीटा। साइन थीटा में अगर डिवाइड किया कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.46153 डिवाइड बाई 0.1923, तो ये कितना आएगा डिवाइड बाई 0.1923, याद है ये आ रहा है 2.40096। तो अगर मैं इसको 10 निकालूं तो अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूं, चलो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा, तो कि tan थीटा इट इज इक्वल टू 2.4000096, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2.40096, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल कर आएगा 67.3809487। ये यहाँ से आपको एंगल मिल गया। ओके, तो एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, ठीक है सही आ रहा है। अब देखिए ये जो लैडर के क्वेश्चंस हैं हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है कि लैडर में जहाँ का भी कांटेक्ट हो रहा होगा और अगर इक्विलिब्रियम में है तो सरफेस के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल एक्शन फोर्स, और अगर इस तरीके से कंडीशन होगी बी पॉइंट पर तो ये लैडर नीचे आ सकता है, तो नीचे आएगा इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड काम करेगा, और लैडर अगर मूव करेगा सेल्फ वेट के कारण तो इधर मूव करेगा, जब इधर मूव करेगा तो बी ए पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा वो राइट वर्ड काम कर रहा होगा, सिमिलर। तो आई थिंक हम लोगों को लैडर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको कंसेप्ट बता दिया है, और आप लोगों को कुछ हद तक चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, और अगर जो भी आपके पास बुक्स है तो वहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, अगर प्रॉब्लम है तो वो न्यूमेरिकल मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूँगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।